साथियों, पूरा विश्व एक तरह से इन दिनों इस विषय के साथ बात कर रहा है, चिंतित है और साथ ही साथ एक विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विषय है रूस यूक्रेन युद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज इस नए मुद्दे, नए विषय पर आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। आमतौर पर हम इस चैनल में छत्तीसगढ़ और भारत के स्तर की बातें करते हैं और हम अपने सामान्य ज्ञान को पुख्ता करने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न जानकारियों के माध्यम से। मगर चूंकि यह मुद्दा जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुद्दा है, पिछले दिनों से विशेषकर गुरुवार से ज़्यादा चर्चे में आया है, जब रूस ने युद्ध का ऐलान कर दिया एक तरह से। तो ऐसे में इस विषय को कहीं ना कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और अगर एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी समझ को विकसित करने के उद्देश्य से इस वीडियो को देख लेना और समझ लेना आपके लिए शायद फायदेमंद होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, उसमें ना तो मेरा किसी पक्ष के साथ कोई झुकाव दिखना है और ना ही किसी के साथ कोई विरोध देखना है, क्योंकि मैं केवल तथ्यों पर आधारित बातें करने का प्रयास करूंगा। जो तथ्य अभी तक विभिन्न समाचार माध्यमों, संचार माध्यमों में उपलब्ध है, जो विकिपीडिया में उपलब्ध है और जो अन्य संदर्भ हैं वहां उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रहा हूं। इस घटनाक्रम को समझने के प्रयास करने के पीछे आशा यह है कि जब हम कहीं बात करें इस विषय पर, तो कुछ जानकारियों के आधार पर बात करें तो हमारे पास वो तथ्य हो जिसके आधार पर हम इस पूरे घटनाक्रम का आकलन सही ढंग से कर सकें, एक सही समझ के साथ बात कर सकें। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, क्या है ये विषय और क्यों ये स्थिति पैदा हुई है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में आपके लिए ये समझना जरूरी होगा कि यूक्रेन और रशिया, इन दोनों की ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा नक्शा देखना पड़ेगा। ये एक छोटा सा नक्शा का भाग है जिसमें ये वाला हिस्सा जो है वो रशिया का है, आप देख रहे होंगे, और ये जो पार्ट है जो ब्राउनिश है वो यूक्रेन है। आप यूक्रेन के विस्तार को अगर समझेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना जुड़ा हुआ है रसिया से और कितना जुड़ा हुआ है यूरोप से। ये वाला हिस्सा पूरा यूरोपियन हिस्सा है। पूर्वी और पश्चिमी भाग से अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी हिस्सा जो है वो यूरोप में है और पूर्वी हिस्सा जो है वो रूस से जुड़ता है। 1991 तक, यानी कि 1991 से पहले तक, ये जो यूक्रेन है ये हिस्सा था रशिया का। जो रशिया पहले यूएसएसआर कहलाता था, सोवियत यूनियन संघ ये कहलाता था, और सोवियत संघ का महत्वपूर्ण हिस्सा था यूक्रेन। अगर अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो संभवतः सबसे बड़ा हिस्सा रशिया रहा होगा, तो उसके बाद दूसरा हिस्सा यूक्रेन रहा होगा। अब उसके बाद घटनाक्रम में ने कैसे परिवर्तन लिया और किस तरह से इस घटना में मोड़ आया, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटा, ये कुछ समझना है तो हमें पहले यूक्रेन का इतिहास समझना पड़ेगा। यूक्रेन का इतिहास समझे बिना हम इस पूरे विश्व युद्ध के जो संभावित बादल हैं उनको नहीं छांट सकते। तो आइए समझ लेते हैं यूक्रेन का इतिहास, थोड़ा बहुत विशेष संदर्भ में जो इस युद्ध से जुड़ता हो। बाकी यूक्रेन के पूरा इतिहास में हम नहीं जाएंगे, हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे जो हमारे इस विषय से जुड़ा हुआ हो। आइए यूक्रेन का इतिहास समझते हैं। यूक्रेन का इतिहास समझने के लिए आपको 1917 से शुरू करना पड़ेगा। 1917 में रूस के शासक के खिलाफ क्रांति हुई और 1918 में यूक्रेन जो है वो आज़ाद हो गया।
1917 में क्रांति हुई थी और 1918 में यूक्रेन आज़ाद हो गया। लेकिन ये जो उनकी आज़ादी थी वो कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई। मतलब आप यूक्रेन की उस पीड़ा को समझिए। 1917 में क्रांति के बाद 1918 में उनको आज़ादी मिली, लेकिन 1921 में जब लेनिन की रेड आर्मी आई तो रेड आर्मी ने यूक्रेन पर फिर से कब्जा कर लिया। तो 1921 में एक तरह से यूक्रेन फिर से पराधीन हो गया। अब होता यह है कि 1922 में जब यूएसएसआर बनता है, यूएसएसआर क्या होता है, एक तरह से एक संगठन है और संगठन के रूप में एक राष्ट्र कहलाता था, जिसमें 15 देश थे, 15 प्रांत कहिए, देश कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये सब एक बैनर के अंदर काम करने लगे, वो कहलाया यूएसएसआर। ये 1922 से ये यूएसएसआर का हिस्सा बन गया यूक्रेन। अब वहां पे 15 सदस्य थे, ये पूरे के पूरे 15 सदस्य उस यूएसएसआर में एक साथ जुड़े और 1991 का वो समय था जब रूस में एक तरह से परिवर्तन की लहर चली, जिसे एक नाम दिया गया पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका नाम से उस वक्त जो रूसी राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचोव नाम था उनका, और उसने यूएसएसआर का विभाजन किया मतलब जो प्रांत उसके अंदर थे, 15 सदस्य थे, उन 15 सदस्यों के 15 प्रांतों को आजाद कर दिया एक तरह से, और पूरा रूस जो है वो विघटित हो गया 15 अलग अलग भागों में। अब 15 अलग अलग भागों में बंटने के बाद यूक्रेन फिर से आजाद हो गया। तो आप इस घटनाक्रम को समझिए, 1918 में आजाद हुआ, फिर 21 में फिर वो यूएसएसआर का पार्ट बन गया, 1991 में वो फिर से आजाद हो गया। तो ये इस घटनाक्रम के चलते चलते यूक्रेन जो है वो एक बड़ी त्रासदी के साथ ही चल रहा है अपनी आजादी को लेकर। अब आइए यूक्रेन के इतिहास के बाद हम समझने की कोशिश करें कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब क्यों ये युद्ध की स्थिति बनी और ऐसे कौन से कारण थे जिनके चलते रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा। 2013 में जो यूक्रेन में शासक थे, यानी कि जिनकी सरकार थी, उनके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। अब ये विरोध का कारण क्या था, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। क्योंकि वहां की जो स्थानीय जनता थी, उनका एक तरह से कहें कि नाटो देशों के प्रति उनका रुझान था, झुकाव था, और वो चाहते थे, कुछ हद तक चाहते थे कि नाटो की सदस्यता ले ली जाए, और इसके लिए बाकायदा वहां पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे बाद में वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोविच ने एक तरह से संसद से स्वीकृति नहीं दिलाई कह सकते हैं, या खुद ही इसमें कुछ अंदर से कुछ भीतर घात किया। वजह जो भी रही हो, 2014 में उन्हें अपदस्थ कर दिया गया और कहा यह भी गया कि वो वहां से भाग गए और भाग के जाकर के रूस में शरण ले ली उन्होंने, क्योंकि वो एक तरह से धीरे धीरे रूस के दबाव में कहिए या लालच में कहिए, उनका पूरा रुझान जो है वो रूस की तरफ आने लगा, जिसे वहां की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि वहां की जनता का अधिकांशतः मत जो है वो नाटो के पक्ष में था। तो फरवरी 2014 में हुआ ये कि घटनाक्रम बदला, वहां बहुत बड़ा विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन के चलते यूक्रेन जो है वो अस्थिरता की स्थिति में आ गया, और इस मौके का फायदा एक बार रूस ने फिर उठाया, और वहां का ही एक प्रांत है क्रीमिया में उसने कब्जा कर लिया, अपनी सेना भेजी और क्रीमिया में कब्जा कर लिया। क्रीमिया एक तरह से, हालांकि वो स्वतंत्र प्रांत कहा जा सकता है क्रीमिया को, लेकिन क्रीमिया फिर भी यूक्रेन का एक हिस्सा था जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूस ने जो ये कदम उठाया उसकी सब तरफ आलोचना होनी स्वाभाविक थी, रूस की इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। अब लेकिन रूस जो है वो इस मौके की ताक में था कि किसी तरह से वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे और एक तरह से यूक्रेन को अपने नियंत्रण में रखे। हर जगह ये होता है कि जो खासतौर पे बॉर्डर वाला हिस्सा होता है, बॉर्डर वाले हिस्से में दोनों देशों के प्रति कुछ अलग अलग तरह की विचारधाराएं होती हैं। ये हर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में होता है। ठीक उसी तरह एक सीमा है
जो यूक्रेन और यूएसएसआर से लगती है, मतलब यूएसएसआर ना कहें तो रूस कहें, तो रूस और यूक्रेन से लगती है, तो उस क्षेत्र विशेष पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो रूस के प्रति रुझान रखते हैं, या रूस के प्रति उनका एक नरमी है, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस का हिस्सा बने बजाय यूरोप के। तो उसको, उसकी भावनाओं को लेते हुए रूस लगातार उनको अ, यूक्रेन के खिलाफ भड़का रहा है, और एक तरह से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहां के अलगाववादी ताकतें हैं, उनको वो उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा रहा है, उनके लिए वो ऐसे मैदान उपलब्ध करा रहा है जहां पर जाकर वो यूक्रेन के खिलाफ बातें कर सकें। 2014 से लगातार डोनबास प्रांत में ये संघर्ष चल रहा है, और इसको हवा दे रहा है रूस। मतलब रूस के पास पर्याप्त साधन है, और वो उनको मुहैया करा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो इन सब के बाद आइए ये समझें कि फिर युद्ध की शुरुआत क्यों होती है। इन सब के बाद अगर घटना इस तरह से चलती रही, तो उसके बाद वहां पर तो जो राष्ट्रपति थे उनको अपदस्थ कर दिया गया, नए राष्ट्रपति बना दिए गए। क्रीमिया में रूस का सत्ता जो है वो एक तरह से कब्जा हो गया। अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन लगातार नाटो की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही है कि वो नाटो के सदस्य देशों में शामिल हो जाए। ये बात रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा लगता है रूस को। अगर यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ जाता है या नाटो कंट्रीज में शामिल हो जाता है, तो ये रूस के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। उसका कारण ये है कि 3 नाटो देश ऐसे हैं जो जिनकी सीमा जो है वो रूस से लगती है। अगर रूस की सीमा के साथ 3 नाटो कंट्रीज की सीमा मिलती है, तो उसके बाद वो जो 3 नाटो देश हैं, इस्तोनिया है, लातविया है और नॉर्वे है, ये 3 कंट्रीज तो मिल ही रहे हैं ऑलरेडी उसके बॉर्डर से। चौथी जो बड़ी कंट्री हो जाएगी वो यूक्रेन। तो यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो 3 के साथ वो 4 कंट्री हो जाएंगी, और 4 कंट्री के मिलने के बाद रशिया का एक बड़ा बॉर्डर जो है वो नाटो के सराउंडिंग्स में नाटो के टच में आ जाएगा। नाटो के एक तरह से कहना चाहिए आसान होगा नाटो कंट्रीज को वहां पर घुसने, या उसमें फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए ये मुश्किल बढ़ेगी। नाटो में टोटल 30 मेंबर्स हैं, 30 सदस्य देश हैं। और नाटो क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हम इस युद्ध के बारे में पूरी तरह से समझ पाए। क्योंकि युद्ध की अगर पृष्ठभूमि समझनी है तो आपको नाटो को समझना पड़ेगा। नाटो समझे बिना आप इस युद्ध के पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाएंगे। नाटो एक्चुअल में है क्या ये समझे, तो नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये क्या है, एक तरह से अगर देखें तो ये अमेरिकी समर्थित अमेरिकी पक्षी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में इसको स्थापित किया था। मुख्यालय इसका ब्रसल्स है। अमेरिका खुद तो इसका सदस्य है ही, ब्रिटेन इसका सदस्य है, उसके अलावा 30 और देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो इस तरह से 30 सदस्यों वाला ये संगठन है, और ये पूरा का पूरा एक तरह से यूं कहें कि यूरोपीय संगठन है। इसके गठन के समय जब ये शुरू हुआ था, मतलब इसको शुरू में जब 1949 में इसको बनाया गया था, तब इसमें केवल 12 देश थे। अब ये आप समझ सकते हैं कि 12 से ये 30 देशों तक पहुंच गया। मतलब इसका विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है, और कैसे इसके संगठन देश जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं इसकी कल्पना। और इसके चलते रूस क्यों नहीं घबराएगा ये बात भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो नेटो संगठन है पूरा का पूरा यूरोपीय संगठन, यूरोपीय राष्ट्रों का संगठन है। इसकी कंडीशन ही यही है कि नेटो में शामिल होने के लिए आपको यूरोपीय कंट्री होना जरूरी है। तो नेटो का अभी अगर लेटेस्ट आप मेंबर्स पे लिस्ट में नाम डालेंगे, तो जो 30वां सदस्य है वो मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया 2020 में इसमें जाकर के जुड़ता है, और ये इसका लेटेस्ट मेंबर है। ये सारे डाटा मैं आपको इसलिए इस तरह से बुलेट पॉइंट पे दे रहा हूं, ताकि आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये जो तथ्य हैं वो आपके काम आएंगे कि 30वां सदस्य कौन सा है, वो कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, कितने सदस्य हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है। ये सारी चीजें इसलिए मैंने बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए रखी हैं। अब मूल बात यह है कि नेटो का ये मोटो है कि वो एक तरह से एक यूनाइटेड ग्रुप है, 30 लोगों का एक ग्रुप है,
और 30 लोगों के ग्रुप में इनका जो मोटो है वो ये है कि इस 30 लोगों के ग्रुप को अगर किसी भी एक ग्रुप को कोई भी बंदा या कोई भी बाहर की कंट्री अटैक करती है या किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाती है तो ये तीसों कंट्री जो मिल करके उसका जवाब देंगे। या यूं समझिए कि नेटो जो है वो 30 बच्चों का एक समूह है और इस 30 बच्चों के समूह में किसी एक बच्चे को कोई पत्थर भी मारता है बाहर का आदमी तो ये तीसों लोग मिलकर के उसको मारेंगे। ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव है नाटो का। और अभी तक की स्थिति में मतलब जो अभी स्थिति है आज की डेट पर, आज की डेट में अगर इस वीडियो को रिकॉर्ड करते तक यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, ऑफिशियली उसका मेंबर नहीं है। उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, सारा प्रयास चल रहा है कि नाटो में शामिल हो जाए, मगर अभी तक के ऑफिशियली उसका मेंबर नहीं है। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज हैं ये उनको बाहर से सपोर्ट कर रही हैं, खुल करके सामने अभी तक के वो नहीं आई है क्योंकि वो नेटो कंट्री नहीं है। नेटो से रूस आखिर इतना डरता क्यों है? उसका कारण यह है कि नेटो सदस्य का एक तो बड़ा संगठन है, 30 कंट्री है, 30 बड़ी कंट्री है उसमें, तो किसी भी सदस्य का किसी भी कंट्री के लिए ये स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे संगठन से वो थोड़ा सा बचकर रहे। अब नेटो में अगर ये भी चला जाता यूक्रेन जो कि उसका सबसे बड़ा पड़ोसी है और एक तरह से देखे जाए तो राइवल है। अब राइवल कंट्री होने के साथ अगर वो राइवल ग्रुप में चला जाता है यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में चला जाता है, यूरोपियन उसमें शामिल हो जाता है, तो ये रूस के लिए बड़ा खतरा है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो। यूक्रेन का जो जनसाधारण है वो संभवतः नेटो के पक्ष में है। जो जितनी जानकारियां, जो इतिहास या जो तथ्य आप पढ़ पाएंगे किसी भी तरह की विकिपीडिया में या कोई भी संदर्भ ग्रंथों में, तो उल्लेख कुछ इसी तरह का मिलता है कि यूक्रेन का जो जनसाधारण है वो नेटो के पक्ष में है और वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो मेंबर बन जाए। यूरोप में शामिल होने के बारे में भी उनका पूरा का पूरा रुझान जो है वो सकारात्मक है। तो अब हो ये रहा है कि यूक्रेन और रूस ये दो एक एक साइड बनते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और पूरा जो विश्व है वो इस दो देशों के बीच बंटता नजर आ रहा है। कुछ तो सीधे सीधे एक देश के पक्ष में खड़े हैं, कुछ दूसरे देश के पक्ष में खड़े हैं, और कुछ अभी भी अब अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्लियर नहीं कर रहे मतलब कुछ बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो है वो इंडिफरेंस बने हुए हैं, वो अपना स्टैंड नहीं दिखा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि रूस ने पहल पहले की है, रूस ने आक्रमण पहले किया है, इस नाते रूस के ऊपर ये बात ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि उसने इस युद्ध की शुरुआत की है। और ये जो युद्ध है वो विश्व युद्ध की आशंका को जन्म देता है, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व समुदाय अगर इसी तरह से दो भागों में बंट जाए तो ये न तो किसी देश के लिए उचित होगा, न ही विश्व के लिए उचित होगा, और न ही पूरी मानवता के लिए उचित होगा। तो अभी इस वीडियो को बनाते तक किसी भी तरह का कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है, ना ही मैंने किसी माध्यम में सुना या पढ़ा या देखा है कि ये युद्ध रुक जाएगा, या अभी आने वाले 1-2 दिनों में इसके रुकने की कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। उम्मीद करते हैं आप भी दुआ करिए कि युद्ध जल्दी रुक जाए, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई भी जंग जंग तो खुद एक मसला होता है, जंग क्या कभी किसी मसले का हल देगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।